आज की डेट में कौशल्या जी का क्या हिसाब किताब है? आज के दिन हमारे 5 आउटलेट ओपन हो चुके हैं, 20 के करीब फाइनल हो चुके हैं, जिस पे काम चल रहा है। मास्टर शेफ कैसे पहुंच गए वहां से? मास्टर शेफ ऐसे ही एक दिन बैठे थे, अपना खुद का काम कर रहे, तब सोनी टीवी की तरफ से कॉल आता मेरे पास। अच्छा, सोनी टीवी ने कॉल किया? हाँ, तो बोल रहे कि हम मास्टर शेफ से हैं, आप इस शो में हिस्सा लेंगी क्या? भावुक हो रही हैं आपकी, कोई 4 लाख रुपए की चोट पहुंचा के चला गया। बिल्कुल, उसमें बहुत मेहनत थी हमारी। मेरे पापा डॉक्टर है तो मेरा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर ससुराल जाते ही ससुराल वालों ने मना कर दिया कि घर की एक ही बहू है, बाहर नहीं भेजेंगे जॉब के लिए या फिर अदर काम के लिए भी नहीं। तो फिर मेरी वो पढ़ाई भी उधर ही रुक गई, वो सपने भी उधर ही टूट गए। सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आती थी वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि गाँव में इंटरनेट नहीं रहता था। तो उसको अपलोड करने के लिए मैं कई बार मेरे हस्बैंड को गोपालगढ़ 10 किलोमीटर दूर रहता है, उधर भेजती। जैसे ही मैंने इस राजस्थानी भाषा में अपनी सीधी मारवाड़ी नाम से चैनल खोला, सीधी मारवाड़ी, बिल्कुल, और उसमें एक ही महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। एक महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर? बिल्कुल। मैं भी कुछ करना चाहिए जिंदगी में। मेरे तो आपसे बात करके डिप्रेशन हो रहा है यार कि हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में। कितनी बढ़िया बिजनेस की सेंस है, और छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात है। क्वालिटी है तो कस्टमर हमें ढूंढेगा, और क्वालिटी नहीं है तो हमें कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। ये वायरल हो जाएगी लाइन। आप पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं सुनेंगे कि पेड़ के लिए कोई कट जाए। मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, नांदिया प्रभावती से, वहाँ 500 घर है, जिसमें 400 घर विष्णोए के हैं और 100 घर जाटों के हैं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान शूरवीरों की धरती के साथ ही ऐतिहासिक किलों, महलों और अपनी वीरताओं की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है ही, साथ ही अपने जायकेदार खान पान के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। कौन जानता था इसी खान पान को आधार बनाकर राजस्थान के एक छोटे से गांव से कोई इंसान सोनी टीवी के फेमस सीरियल मास्टर इंडिया शेफ तक पहुंच जाएगा। सोशल मीडिया ने वैसे तो कई लोगों की जिंदगियां बदल दी, उनमें से एक आज मेरे साथ हैं हमारे पॉडकास्ट में, राजस्थान से कौशल्या चौधरी, जिनसे मेरी मुलाकात कुछ महीने पहले तब हुई जब उन्होंने मुझे उनके स्टोर की लॉन्चिंग पर राजस्थान इनवाइट किया, और मैं वहां बहुत खुशी खुशी गया। खाना बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने से आज देश के 5 बड़े बड़े शहरों में उनके आउटलेट हैं, पर आज भी अपने 4 लाख रुपए डूबने की कहानी सुनाते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। आज का पॉडकास्ट हर उस इंसान को देखना चाहिए जिसको लगता है कि हम छोटे से गांव से हैं, हम क्या ही कर लेंगे। एंजॉय करिए मेहनत और जज्बे की अनोखी दास्तान। तो आज हमारे बीच में हैं राजस्थान से कौशल्या जी। तो कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल के ऊपर। कैसी हैं आप? धन्यवाद। और मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आप आज इस पॉडकास्ट में आपके साथ। मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि कौशल्या जी की जो वेशभूषा है, लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो अपनी संस्कृति से दूर चले जाते हैं, लेकिन कौशल्या जी को मैं जब भी मिला हूँ, मुलाकात हुआ था आपके शोरूम के इनॉग्रेशन में, तब भी आपका यही वेशभूषा था और आज भी यही वेशभूषा है। सबसे पहले इसका क्या कारण है? बिल्कुल, मेरा सोचना ये है कि हम भले ही अपने विचार हैं वो मॉडर्न ज़माने के रखें, लेकिन अपने संस्कार और अपना कल्चर, अपनी वेशभूषा वही पुरानी रहे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छा। तो मैं आप सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो आप मोबाइल से खाना बनाने की वीडियो बनाती थी। बिल्कुल। और वो यूट्यूब पे अपलोड करती थी। जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि खाना पकाते पकाते चलो मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं, और गांव में क्या इंटरनेट होता है, तो ये सब कहानी कहाँ से शुरू हुई और मोबाइल से वीडियो बनाते 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 आप पहुँच गई मास्टर शेफ में? जी, इसकी जर्नी ऐसे शुरू हुई कि मेरी शादी हो गई थी 12th करते। 12th करते क्या उम्र थी तब? 19 वर्ष। आई शाबाश जी। तो उस टाइम ज़्यादा नॉलेज था नहीं, लेकिन 12th किया हुआ था तो साइंस मैंने ले रखा था। आगे मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन जब ससुराल जाने के बाद सारी परिस्थितियाँ बदल गई। 12th में साइंस था आपके पास? साइंस था। तो मेरे पापा डॉक्टर है तो मेरा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो फिर ससुराल जाते ही ससुराल वालों ने मना कर दिया कि घर की एक ही बहू है, बाहर नहीं भेजेंगे जॉब के लिए या फिर अदर काम के लिए भी नहीं। तो फिर मेरी वो पढ़ाई भी उधर ही रुक गई, वो सपने भी उधर ही टूट गए। लेकिन जब मैं
हमारे गांव की जो अनपढ़ महिलाएं हैं जो काम करती थी, जैसे घर का, बाड़े का, चूल्हे का, खेत का, वही काम मैं करने लगी। तो फिर मन में हमेशा ये रहता था कि मैं 12 साल स्कूल जाके अपना क्यों टाइम वेस्ट किया, अगर मुझे यही काम करना था। तो हमेशा इसी तरह का कुछ काम तलाश थी कि मैं कुछ करूं। लेकिन आपको पता है कि गांव से बाहर निकलना इतना इजी नहीं है, और गांव में कोई इजीली कोई जॉब वगैरह भी नहीं मिलती है। तो फिर ढूंढते रहे 3 साल तक मैंने सोचा क्या करूं, मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जो मैं घर में बैठ के कर सकूं। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब के बारे में? हाँ। और कौन से साल की बात है? ये है 17। 2017। हाँ। कोविड से पहले? कोविड से पहले 17। तो उस टाइम मैंने एक बच्ची के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल था उसमें। एक 5 साल की बच्ची है, उसके मम्मी पापा व्लॉग्स बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, और उसकी महीने की कमाई 5-10 लाख थी। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई, और मेरे हस्बैंड के सामने ये मैंने बात रखी कि यूट्यूब होता क्या है। अच्छा, पूछा उनसे? हाँ, मुझे नहीं पता यूट्यूब होता क्या है। मतलब वो उसमें ऐसा था कि घर बैठ के इतना कमा रहे, वैसा कर रहे हैं, पूरा आर्टिकल दे रखा था। तो इन्होंने बताया कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इस पे वीडियो डालते हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो मैं भी बना सकती हूँ। अच्छा। मेरा इंटरेस्ट पहले कुकिंग में तो था ही, तो क्यों ना हम इसी फील्ड में आगे जाएं। तो फिर वहाँ से यूट्यूब के वीडियो बनाएंगे ये सब सोच लिया, लेकिन वीडियो बनाने के लिए फ़ोन भी तो चाहिए। वो भी नहीं था मेरे पास। अच्छा। तो फिर ऐसे ससुर जी से इन्होंने कहा कि इनको फ़ोन चाहिए, तो वो जोधपुर गए, वहाँ से 3,000 वो कीपैड वाला फ़ोन ले आए। बटन जिसमें रहते बटन, हाँ, बटन वाले। तो मुझे तो वीडियो शूट करने थे, तो उनको बताया कि भाई ये फ़ोन नहीं चाहिए, फ़ोन वो वीडियो शूट करने के लिए स्मार्टफोन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे से जो हुआ मैंने ला दिया, अब आप जानो और आपका काम जाने। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वीडियो डालने से पैसे आते हैं, या फिर ये भी एक कोई प्लेटफॉर्म है काम करने का। क्योंकि उस टाइम मेरे गांव में तो छोड़ो, मेरा इतना बड़ा कस्बा है भोपालगढ़, उसमें भी यूट्यूबर नहीं था। आज तो हर गली में यूट्यूबर आपको मिल जाएगा, और लोग भी अच्छे से जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना काम भी उधर कर सकते हैं। तो फिर ये वापस गए, वो फ़ोन वापस दिया। मेरे पास सेविंग थी 2,000 रुपये, मैंने वो दिए इनको, और 3,000 मेरी मम्मी से उधार लिए मैंने। अच्छा। और उससे मैंने 7,000 में एक स्मार्टफोन खरीदा, और फिर वीडियो बनाने शुरू किए। धीरे धीरे करते करते अब होता क्या है कि वीडियो बनाने शुरू कर दिए। अब उसमें एडिटिंग सीखा यूट्यूब के अच्छा, माध्यम एडिटिंग से। भी खुद सीखा? खुद से सीखा। उस टाइम काइन मास्टर करके वो काइन मास्टर करके एक ऐप आता था। ऐप आता था, उसके वो फ्री का था, वाटर मार्क लगा रहता था हाँ, उसमें। हाँ, उसी से वीडियो एडिटिंग करना। और फिर सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आती थी वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि गांव में इंटरनेट नहीं रहता था। तो उसको अपलोड करने के लिए मैं कई बार मेरे हस्बैंड को, भोपालगढ़ 10 किलोमीटर दूर रहता है, उधर भेजती। वहाँ जाके करो। हाँ, ये एडिटिंग हो गया, अब जाके अपलोड करके आ जाओ। और कई बार फिर हमने एक जुगाड़ भी किया। घर की जो छत है उस पे जो ये खेजड़ी हम छांगते हैं, अंकोड़ा जिसे बोलते हैं, बांस का बम्बू होता है। अच्छा। उस पे एक डोंगर लगा के वाईफाई कनेक्ट करके पूरा जुगाड़ करके वीडियो बना दे। उस टाइम मतलब गांव वाले और घर वाले सारे हंसते थे, ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि अर्निंग तो उससे होती नहीं थी। और डेली के रिचार्ज के पैसे, फिर कुकिंग का था तो कभी काजू लाओ, कभी बादाम लाओ, कभी पनीर लाओ, कभी कुछ लाओ, फिर उनके पैसे घर वालों से मांगते। फिर वो भी थोड़ा नाराज़ रहते कि आप अपना क्यों इधर टाइम दे रहे हो, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बहुत बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। तो धीरे धीरे ऐसे करके शुरू किया। और तो फिर ऐसा कब लगा कि अब ये काम चलने लगा है, लोग मुझे देखने लगे हैं, लोग पसंद करने लगे हैं? क्योंकि जब मैं आया था वहाँ आपके इनॉग्रेशन के अंदर, तो मुझे ये जब आपसे चर्चा हुई थी तो ये पता चला था कि दादी का बहुत बड़ा रोल है आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने में। बिल्कुल। ये क्या कहानी, दादी जी कहाँ से आ गई बीच में? वो ऐसा था कि मैंने वो हिंदी में उस टाइम फर्स्ट मेरा चैनल वो हिंदी में था, उसको 2 साल मैंने चलाया। उस पर अच्छी खासी अर्निंग होने लगी, लेकिन जो मैंने जिस माइंड सेट के साथ शुरू किया वो मुझे वहाँ सफलता नहीं मिली। तो दिमाग में था कि कुछ अलग करना है, कि चैनल जो सोच के हमने शुरू किया वो ग्रोथ इधर नहीं मिल रही है। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मेरी दादी सास को मैंने वीडियो दिखाया, तो उन्होंने एक बात बोली कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब जब हम हिंदी में वीडियो शूट करते हैं,
रेसिपीज़ के, तो उसमें टी स्पून, टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। अब वो अनपढ़ रहे, उनको नहीं पता है कोरिएंडर पाउडर होता क्या है। वैसे हम हिंदी में धनिया पाउडर वैसे बोलते हैं। तो उन्होंने वो जो बात बोली कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जब मेरी दादी को समझ नहीं आ रहा तो किसी और को भी नहीं आ रहा होगा। और को भी, क्योंकि हिंदी में बहुत से चैनल है, इंग्लिश में बहुत से चैनल है, लेकिन जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, जो राजस्थानी भाषा है, उसमें कोई चैनल नहीं था। तो मैंने 1 महीने रिसर्च किया कि अब इसी भाषा में चैनल खोलना है और इसका क्या नाम रखना है। और फिर थोड़ा ऐसा डर था कि अगर मैं अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलूँगी तो फिर लोग मुझे अनपढ़ या गंवार तो नहीं समझेंगे। लेकिन इसके उल्टा हुआ। जैसे ही मैंने इस राजस्थानी भाषा में अपनी सीधी मारवाड़ी नाम से चैनल खोला, सीधी मारवाड़ी, बिल्कुल, और उसमें 1 ही महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर? बिल्कुल, मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि जब कोई सेलिब्रिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसके अगर एकदम से ग्रोथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक आम इंसान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है, उसकी जब वो ग्रोथ मिलती है तो। अभी कितने सब्सक्राइबर हैं उसके ऊपर? अभी मेरे 15,40,000। 15,40,000 सब्सक्राइबर? बिल्कुल। टू गुड, टू गुड। तो कैसा लगता है वो 1 लाख से जर्नी स्टार्ट हो गया, आज 15 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और जब हम मेरा मानना है कि किसी काम को हम कंटिन्यू एक ही वे में उसी काम को हम करते जाते हैं ना, फोकस उस पे रखते हैं कंटिन्यू और पेशेंस के साथ काम करते हैं, तो वो एक दिन बड़ा बन ही जाता है। कि आजकल सोशल मीडिया पे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, मतलब उसका बिज़नेस से तो खैर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप राजस्थान से आती हैं तो पूछना चाहूँगा बिश्नोई समाज। और अभी बिश्नोई समाज बहुत चर्चा में है, वैसे भी चर्चा में रहता है। और अमृता देवी बिश्नोई जी की जो कहानी है, आपके माध्यम से अगर ऑडियंस को पता चले तो वो कितनी शानदार है, वो पूछना चाहता हूँ। खिजरला गांव की घटना, 300 साल पुरानी घटना कि राजा अभय सिंह ने कोई 363 लोगों को मरवा दिया और 363 लोगों ने खेजड़ी पेड़ ना कटे उसके लिए अपनी शहादत जान दे दी। मतलब पेड़ बचाने के लिए 363 लोग अपनी जान दे देते हैं। राजस्थान की ये खूबी है। ये क्या कहानी क्या है? राजस्थान का हमेशा इतिहास यही रहा, अपने भूमि के लिए बलिदान देना। आप पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं सुनेंगे कि पेड़ के लिए कोई कट जाए। ये बिश्नोई समाज में जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरा पियर नांदिया प्रभावती है। उधर 500 घर है, जो 400 घर उसमें जाटों के हैं। और मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ नांदिया प्रभावती से, वहाँ 500 घर है, जिसमें 400 घर बिश्नोई के हैं और 100 घर जाटों के हैं। मैं उन्हीं समाज के साथ पली बड़ी हूँ। तो वो पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम है उनका, वो खेजड़ी के पेड़ को कभी नहीं काटते। और हिरण के प्रति या दूसरे जानवरों के प्रति उनकी इतनी लगाव है, जुड़ाव है कि वो उनको बचाने के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। तो ये खेजड़ला गांव की घटना है, जो राजा को महल के लिए लकड़ियां चाहिए थी, तो उन्होंने सेनापति को बोला कि इतनी लकड़ियां चाहिए। तो एक खेजड़ला गांव है, उसके आसपास खेजड़ियां बहुत थी, पेड़ बहुत थे, बहुत पेड़, खेजड़ी का पेड़ जो राजस्थान की हमारी पेड़ है। तो उसको काटने के लिए जब वो गए राजा के सेनापति, तो वहाँ एक अमृता देवी बिश्नोई महिला थी, वो पेड़ से लिपट गई। उन्होंने कहा कि इसको काटने से पहले मेरा सर काटना होगा। तो सेनापति ने उनको काट दिया, सर काट दिया। तो उस माँ को कटते देखकर वो बेटियां भी पेड़ से चिपक गई। उनकी 3 बेटियों का भी उन्होंने काट दिया सेनापति ने, लेकिन पेड़ नहीं छोड़ा उन्होंने, पेड़ नहीं छोड़ा। तो वैसे करते करते 363 लोग कट गए उस पेड़ को बचाने के लिए। तो ये हमारा कल्चर है उधर का, पर्यावरण के प्रति और जीवों के प्रति, कि उनको बचाना है। कट जाएंगे लेकिन उनके लिए कट जाएंगे, उनको बचाना है। ये इतना, मतलब ये तो आजकल के दौर में ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो भी बड़ा हैरानी होती है कि कोई, अच्छा, पेड़ को भी वो जिंदा ही मानते हैं, जिंदा ही मानते हैं, उसमें भी अपना ही रूप देखते हैं
कि भाई जीव के प्रति, अब उधर हिरण के प्रति या अदर जो भी हमारे जो भी जानवर जानवर है उनके प्रति बहुत करुणा दया रखते हैं। उनको कभी मारते काटते या फिर परेशान भी नहीं करते। वो जैसे हम हमारे आसपास विष्णु के घर है तो हमारे घरों तक हिरण आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन उनको वो जीवों को डर नहीं है कि हमें काट देंगे मार देंगे। जीव भी समझता है ना, जीव भी समझता है। तो वैसा वैसा हमारा उधर का कल्चर है। तो मतलब सलाम है ऐसी घटना के ऊपर। मतलब घटना तो बहुत खराब है, लेकिन सीखने की बात कितनी है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी और उस टाइम में, उस zaman, आज से कोई 300 साल पहले। 300 साल पहले ये तो इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। बिल्कुल। आज भी उधर खिजड़ला गांव में हर वर्ष मेला लगता है और उनको याद किया जाता है और उनके बलिदान को याद किया जाता है। क्या बात है। सलाम है राजस्थानी मिट्टी को, सलाम है राजस्थान की इस परंपरा को, और राजस्थान के शौर्य को जितना भी नमन करें उतना कम है। बिल्कुल। और अभी मैंने सुना है कि 5 स्टोर आपने खोल लिए, मसाले बनाने शुरू किए। उसके बाद जब वीडियो आपके चल निकले, जब पॉपुलर आप हो गई, तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? चलो अब तो अब सब्सक्राइबर भी हो गए, लोग देख भी रहे हैं और यूट्यूब से पैसा भी आने लग गया, तो उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या था? कहाँ पहुँचे? मास्टर शेफ़ कैसे पहुँच गए वहाँ से? मास्टर शेफ ऐसे ही एक दिन बैठे थे, अपना खुद का काम कर रहे, तब सोनी टीवी की तरफ से कॉल आता मेरे पास। अच्छा, सोनी टीवी ने कॉल किया? हाँ, तो बोल रहे कि हम मास्टर शेफ से है, आप इस शो में हिस्सा लेंगी क्या? तो मैंने सोचा इतना बड़ा शो है, एक गांव की साधारण सी महिला जो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलती है, अपना खुद जो एक राजस्थानी जो खाना है उसको बनाती है, उसको वो प्लेटफॉर्म कौन देगा? तो मैंने ऐसे ही करके कट कर दिया, कोई मजाक कर रहा है। तो फिर वापस कॉल आता है, तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात करवाई, तो इन्होंने कहा नहीं मास्टर शेफ से ही है और ऑडिशन देने हमें चलना है, यहाँ जोधपुर ऑडिशन हो रहे। तो इधर मैं गई ऑडिशन, फिर हमें 5 दिन के बाद बताया कि आप सेलेक्ट हो गए, नेक्स्ट ऑडिशन के लिए आप दिल्ली आइए। तो इधर 2 दिन का और ऑडिशन था, क्योंकि जब वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेते हैं तो हमारी पूरी स्किल को देखते हैं कि भाई इनका कुकिंग बनाने का तरीका कैसा है, हम जो भी इनको टास्क देते हैं वो कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और इनका प्रेजेंटेशन का क्या क्या बनवाया उन्होंने? अब अलग अलग टास्क दिए थे। कभी वो टाइमिंग का दिया, कभी हमें एक किचन में से जो जो सामान उठाना था वो कितने टाइम उठा सकते हैं, या फिर एकदम से कोई हमें सामान ला के दे दिया कि आप इनसे क्या क्या बनाओगे, क्या क्या बना सकते हैं। हाँ, तो वो सारी तो चीज़ें पुराना यूट्यूब का एक्सपीरियंस काम आया उसमें? बहुत जो यूट्यूब पे वीडियो बनाए थे? बिल्कुल, वो मेरा 5 साल का जो मैंने उधर मेरा रिसर्च था वो बहुत काम आया। तो ऐसे करते फिर मेरा 10 दिन के बाद और कॉल आता है कि आप इसमें भी पास हो गए, सेलेक्ट हो गए, आगे आइए दिल्ली मुंबई आइए। वहाँ मुझे मुंबई बुलाया गया। ऐसे करके 40 लोगों को मुंबई बुलाया। उस 40 लोगों के साथ और कंपटीशन होते होते मैं टॉप 12 तक पहुँची। अरे बाप रे बाप। तो मुंबई में कहाँ सेट लगा था पूरा? हाँ, पूरा सेट था, और वो हमारे जजेस थे। अच्छा। शेफ विकास, रणवीर और पूजा ढिंगरा। तो वो सब जज करते थे, मतलब खाना टेस्ट करते थे वो? बिल्कुल, वो खाना टेस्ट भी करते थे। और उस शो में एक शेफ़ आए थे, शेफ़ मार्को प्योरे, जो 3 बार मिशेलिन स्टार, जो इस शेफ़ में जो खाना बनाने में सबसे बड़ी उपाधि दी जाती है मिशेलिन स्टार की, वो 3 बार रह चुके थे। वो उस अवार्ड को जीत चुके थे। तो उन्होंने मेरे खाने की बहुत तारीफ़ें की थी। तो उस टाइम मुझे लगा कि अब मैंने तो ये शो ही जीत लिया। क्या बनाया खिलाया उनको? दाल बाटी चूरमा? उनको मैंने अपनी राजस्थानी जो सब्जी है, हल्दी की सब्जी और खूबा रोटी, और उसके साथ मैंने लस्सी बनाई थी जो उनको बहुत पसंद आई थी। क्या बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ से यूट्यूब से पहुँच गए मास्टर शेफ़ में, तो फिर मास्टर शेफ़ से वापस आ गए, टॉप 12 में पहुँचे। तो टॉप 12 में फिर नंबर 1 नहीं आए, मतलब जीते नहीं, जीता कोई और? जीता कोई और ही था। कौन जीता था उसमें फिर? उसमें आसिक नाम का, मैंगलोर का। तो दिल टूटा थोड़ा सा? हाँ, उस टाइम थोड़ा जब रिजेक्ट होता है तो थोड़ा बुरा लगता है। मुंबई से वापस आ गए? मुंबई से वापस आ गए, लेकिन फिर एक उधर से अलग ही एक टारगेट लेके आए कि हमें कुछ अब अलग करना है और बताना है कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। तो फिर क्या किया वहाँ से आने के बाद? ये मसाले वसाले कहाँ से आ गए बीच में? हाँ, वहाँ मास्टर शेफ से आने के बाद इस मसालों की और ऐप की जर्नी मेरी अलग ही रही है। जब कोविड था उस टाइम टिकटॉक चलता था जी,
तो टिकटॉक पे मैं वीडियो डालती थी अपनी काम की बात, सुविचार टाइप, जो मैं मतलब मारवाड़ी में काम की बात करके वो पूरी अपनी रीजनल लैंग्वेज में था वो बताती थी। उसमें मेरे अच्छे खासे फॉलोवर थे। तो एकदम से ही बंद हो गया। तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक दिन अगर यूट्यूब बंद हो गया तो उस दिन हमारा क्या होगा। अच्छा। तो हमें कुछ हमारा बैकअप हमारे पास होना चाहिए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि मैं अपना खुद का ऐप और वेबसाइट बनाऊंगी। आपका खुद का ऐप बनाऊंगी, खुद का वेबसाइट बनाऊंगी और जो मैं वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे डालती हूँ वो मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पे डालूंगी, कि अगर यूट्यूब बंद भी हो गया तो ताकि अपने वो को कोई बंद तकलीफ भी ना हो हो। जाए तो मुझे मेरा मतलब वो एक जो लोग मैंने जोड़े हैं, जो मेरी ये कमाई है, सोशल मीडिया फैमिली है, उनको मैं वहाँ कन्वर्ट तो कर गांव में बैठ के नेट नहीं है तो इतना दिमाग में कैसे आ रहा है कि ऐप भी बनाना चाहिए, वेबसाइट भी बनानी चाहिए? यहाँ तो शहर के लोगों के दिमाग में नहीं आता। सकूँ। सर जब देखो ज़िंदगी में जब परेशानियाँ आती है तो बहुत से आइडिया आते हैं, लेकिन उस आइडिया पे हमें काम करना होता है, आइडिया लेके बैठना नहीं होता है। क्या तो बात है। हम उस पे काम करते हैं तो बहुत से नए नए रास्ते हमारे पास खुलते हैं। तो ऐप बनाया फिर उससे? उस टाइम मैंने ऐप बनवाया था, मतलब किसी को दिया था, लेकिन वो ऐप मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। किसी ने मतलब हम मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि ऐप पे क्या काम होता है, कैसे उसको देख जांचते हैं कि भाई मैंने किसी को वर्क करने के लिए दे दिया, कि आप बना अब वो दीजिए। कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका मुझे नॉलेज ही नहीं था बिल्कुल ही। उस टाइम हम रेंट पे रहते थे। मेरे दो बेटियां थी, एक बेटी को स्कूल भेजना, उसको छोटी वाली को संभालना, फिर यूट्यूब पे काम करना। और उस टाइम हमारी अर्निंग भी ज़्यादा नहीं थी, 40-50 हज़ार आ रहे थे, तो 15-20 हज़ार का हमारा खर्चा हो जाता था। और उस टाइम एक गाड़ी भी ले ली तो उसकी किस्त हो गई। तो फिर उनके साथ डील हो रखी थी कि 50 हज़ार उनको हर महीने देने हैं ऐप बनाने वाले को। तो हम एक्स्ट्रा मेहनत करते थे, रात को वीडियो शूट करते थे, दिन में बच्चे परेशान करते इस वजह से कि भाई हमें हमारा ऐप कंप्लीट करना है। ऐसे करते करते हमने 7-8 महीने उनको पैसे दिए, 50,000 रुपये। 50 हज़ार हर महीने दिए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये आपका, आप जैसे बता रहे हो पूरा कस्टमाइज ऐप है और इतना खर्चा आता है और वैसा है। तो हमने सोचा आता होगा भाई दे देते हैं। तो उनके साथ जो डील हो रखी थी हमारे 4-5 लाख की, तो हमने वो कंटिन्यू मतलब मेहनत कर करके इकट्ठे करके दिए। लेकिन 1 साल के बाद उनका कॉल आता है कि आप आइए अपना प्रोजेक्ट ले जाइए। शाम को कॉल करता है, तो सुबह हम जब उनके पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आपका हमने काम शुरू भी नहीं किया। शुरू भी नहीं किया? शुरू भी नहीं किया। 7-8 महीने के बाद? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद? 8 महीने तक तो हमने कंटिन्यू उनको पैसे दिए थे, और 1 साल के बाद बोलता है कि हमने काम शुरू भी नहीं किया। क्यों ऐसा आपने पूछा नहीं फिर? पूछा था, लेकिन अब क्या करें उनके साथ, मतलब फ्रॉड निकले। तो फिर वहाँ एक बैठ गए, अब क्या करें। और 4 लाख रुपए माइनस हो गया। और सुबह से रात वीडियो बना बना के जो मेहनत करी थी वो 8-9 महीने की मेहनत पानी होगी सारी। तो भावुक हो रही हैं आप याद करके वो दिन कि कोई 4 लाख रुपए की चोट पहुंचा के चला गया। तो बड़ी मेहनत करी उसमें बहुत मेहनत थी हमारी। दिन रात एक किया होगा। बच्चों को अलग देखना, घर गृहस्थी अलग संभालना, सास ससुर पति, और यूट्यूब से पैसा कमाना। मैं जानता हूँ हम लोग यूट्यूब पे हैं, पैसा कमाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके व्यूज़ मिलते हैं, उसके ऊपर इंसेंटिव आता है। फिर भाई उनको छोड़ो कि भाई ये नहीं बना पाया, पैसे ले लिए तो कोई नहीं, यहाँ बैठना नहीं है, बैठना तो नहीं हिम्मत है। कहाँ से आई? बिल्कुल वो हिम्मत ऐसा था कि जब मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा था कि मुझे ये करना है, तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मैंने इतना कुछ किया, अपनी मेहनत से गाड़ी भी ले ली, कैमरा भी ले लिया, और मेरे पास लैपटॉप भी था, और किचन के वो सारे आइटम थे जो एक वीडियो बनाने के लिए चाहिए थे। क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास एक अच्छी कढ़ाई भी नहीं थी। तो फिर वो दिन मैं याद करती कि उस दिन से अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो अब मेरे पास इतनी फैसिलिटी है, मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ। मेरे को तो आपसे बात करके इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है। ऑल्दो आपकी उम्र मुझसे बहुत छोटी है, और लेकिन आपका जो जज्बा है, गांव में रहकर कोई व्यक्ति
कि कोई 4 लाख रुपए ले जाए उस दौर के अंदर, जब 3,000 5,000 रुपए भी बहुत मुश्किल हो कमाना यूट्यूब से, और वहाँ से आदमी गिरे और फिर ये सोचे कि नहीं मैं कुछ और बहुत बड़ा कर लूँगी। मतलब मैं हैट्स ऑफ टू यू, मतलब कौशल्या जी, बहुत बहुत मतलब बड़ा। अब तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब मैं आपके वहाँ आया था तो मुझे समझ में आ गया अब कि वो इतना बड़ा जो मजमा आपको देखने के लिए लगा था हज़ारों लोगों का, वो यूं ही नहीं लगा था। उनको पता था कि इसके पीछे कौशल्या जी की दिन रात की मेहनत है, और ना हार मानने की वो जो कसक है वो बहुत बहुत ऊपर तक लेके गई। बिल्कुल। और फिर हमने किसी दूसरे आदमी को, क्योंकि आईटी हमारे जोधपुर में इतनी आईटी टीम नहीं है कि जो 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 हमने जैसा सोचा था उस प्रोजेक्ट पे काम कर सके, लेकिन फिर भी किसी एक दूसरी आईटी कंपनी को हमने काम दिया। तो वो उनको काम दिया तो फिर वो हमें बोलते कि अब आप देखो इसमें बग है तो बताओ। तो हमें पता है ये बग क्या होता है? अब बग क्या होता है हमें पता ही नहीं है कि इसको कैसे देखना है या कौन सा फीचर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ें इतना नॉलेज नहीं था। फिर हमने घर वालों को बोला कि हम एक अलग से ऑफिस सेट करेंगे, तो उनको और डर लगा। अब और पैसे लोगेंगे। अब ये और पैसे, पहले तो कोई खा गया यार, अलग से ऑफिस लगाएंगे, स्टाफ रखेंगे, तो ये कैसे मैनेज करेंगे। फिर भी हमने अलग से एक घर रेंट पे लिया। वहाँ हमने अपनी जो वीडियो बनाते थे उसकी एडिटिंग के लिए एक बंदा बिठाया, और एक जो हमारी ऐप थे उस पर जो बग आ रहे हैं नहीं आ रहे उसको बिठाया। तो फिर ऐसे करते करते हमारे वो भी 2 साल के बाद कंप्लीट हुआ ऐप। और उस टाइम तक ये हमारा डिसाइड नहीं था कि ऐप पर हम करेंगे क्या, वो बना रहे हैं बस एक बार। मतलब ये था कि हमारी रील्स और वीडियोस उस पर डालेंगे, लेकिन साथ में था कि हम इस पे कुछ सेल करेंगे, लेकिन ये डिसाइड नहीं क्या था सेल कि करेंगे? क्या सेल करेंगे। तो क्या सेल करेंगे दिमाग में कब आया कि मसाले बेचेंगे, तेल बेचेंगे? वो मैं मास्टर शेफ से जब आई थी उस टाइम मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं जब 2 महीने मुंबई रही, वहाँ सोनी टीवी ने हमने बड़ी से बड़ी होटल में रुकवाया था। वहाँ हमें डिनर पे लेके जाते थे और हम खुद भी जाते थे, लेकिन वो टेस्ट उधर नहीं मिला। मैं आपको बताऊँ, मैं 2 महीने उधर रही थी, खाने की वजह से मेरा उधर 10 किलो वजन कम हुआ। मुझे उधर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। लोगों का तो होटल बिल्कुल में भी। खाना खा के वजन बढ़ जाता है। नहीं, मेरा तो ऑलरेडी कम हो गया है, क्योंकि मुझे वो टेस्ट ही नहीं आता, वहाँ का खाने का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। तो उस वहाँ मेरा इतना वेट लॉस हुआ, तो फिर मुझे लगा कि इधर ये टेस्ट क्यों नहीं आ रहा था। फिर रिसर्च किया कि जो खाने में जो मेन रोल मसाला का और तेल का रहता है। जो हमारी घर की चटनी है ना, वो होटल की पनीर की सब्जी भी वो कम्पिटिट नहीं कर सकती। क्या बात है। तो फिर लगा कि हमारे घर में शुद्ध मसाले हैं, लेकिन हम हर घर मसाले पहुंचाने का एक प्रण लेते हैं। एक छोटी सी मुहिम शुरू करते हैं, शुद्ध के लिए युद्ध। तो उस वहाँ से वापस आए, मैंने यूट्यूब के जो वीडियो बना रही थी उसको थोड़ा साइड में किया, और वो सोच लिया कि अब हम मसाले बनाएंगे, ऑयल्स वगैरह तैयार करेंगे, लेकिन सोचना और धरातल पे लेके आना बहुत डिफरेंट रहता है। अच्छा, मतलब वहाँ से ही मन में आया कि मसालों का बिजनेस करेंगे। बिजनेस करना है, मतलब अच्छे मसाले बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में दुनिया में बेचेंगे, बिल्कुल। तेल बेचेंगे, जिसकी वजह से स्वाद अच्छा आ जाए, क्योंकि वहाँ स्वाद अच्छा नहीं मिला था। स्वाद अच्छा आ जाए और स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट रहे, क्योंकि शुद्ध खाएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो फिर उधर से वापस आए, तो जितना सोचना लेकिन उसको धरातल पे लेकर आना बहुत मुश्किल, बहुत रात दिन का। क्या चैलेंज आया? हाँ, बहुत से चैलेंजेस आए कि सबसे बड़ा तो मैटर करता है पैसा, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ें अगर ऐड करते हैं या अपना प्रोजेक्ट वगैरह खोलते हैं तो उसमें पैसा मेन इम्पोर्टेंट उसका रोल रहता है। तो फिर अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, फिर हमने मशीनरी परचेज़ की, और फिर हमने थोड़े थोड़े रॉ मटेरियल खरीदे, उससे हमने मिर्ची कूट के तैयार की, हल्दी धनिया पीस के तैयार उसके बाद फिर मसालों का कारोबार चालू हो गया। धीरे धीरे शुरू किया। और स्टार्टिंग में हमने 200-200 ग्राम के पाउच रखे, और फिर एक दिन लाइव आके अपने ही प्लेटफॉर्म पर लाइव आके हमने अपने मसाले और तेल का और ऐप का इनोग्रेशन कर दिया कि भाई ये हमारी, हाँ, अपने चैनल के माध्यम से ही, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम कोई प्रोग्राम करवाएं या फिर लोगों को बड़ा प्रोग्राम करके इनवाइट करें और उनको बताएं कि ये हमारी। मैं कट शॉर्ट में कौशल्या जी ये पूछना चाहता हूँ अब आपसे कि अभी ये तो आपकी क्या कहते हैं जर्नी होगी, स्ट्रगल की, परेशानी की, आप भावुक भी हुई, मैं देख रहा था आपकी आंखों में पानी भी आ गया, वो 4 लाख रुपए कोई लेके भाग गया था। तो लेकिन अब मैं थोड़ा सा अच्छी बात
पे आता हूँ। अब स्ट्रगल तो बहुत होगी, अब थोड़ी अचीवमेंट की बात करते हैं आपसे। तो अभी कौशल्या जी के कितने आउटलेट हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर? ऑडियंस को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इतने स्ट्रगल के बावजूद गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की के सपने बड़े थे, तो वो सपने उसको कहाँ तक लेकर आ गए। आज की डेट में कौशल्या जी का क्या हिसाब किताब है? आज के दिन हमारे 5 आउटलेट 5 आउटलेट हैं। ओपन हो चुके हैं। बाप रे और बाप। 20 के करीब फाइनल हो चुके हैं, जिसपे काम चल रहा है। 5 आउटलेट आप खोल चुकी हैं। बिल्कुल इनॉग्रेशन उनका हो चुका है और 20 आउटलेट पे काम चल रहा है। तो ये 5 आउटलेट कहाँ कहाँ हैं? ये अलग अलग जगह, जैसे सूरत में है, सूरत में आउटलेट है, बाड़मेर में है, बाड़मेर, बेंगलोर है, बेंगलोर, पूना है, पूना, हाँ सब जगह, मुंबई में है, मुंबई में है। दिल्ली में है। अरे हमें भी कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। मेरे तो आपसे बात करके डिप्रेशन हो रहा है यार कि हमने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। ना सर। तो 5 आउटलेट आप खोल चुकी हैं और 20 आउटलेट और खोलने का इरादा है और वो काम चालू है। नहीं, हमारा टारगेट 100 आउटलेट का है। इंडिया के बाहर भी हम 100 आउटलेट खोलना है, तो कहाँ जाएं हम, मर जाएं हम। इंडिया के बाहर भी आउटलेट खोलने की इच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस आउटलेट के अंदर आप क्या क्या बेचते हैं अभी? अभी हमारे पास 3 तरह के मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और 4 प्रकार का ऑयल है, सरसों का, मूंगफली का, तिल का और पीली सरसों का। और इसके अलावा जो हमारी राजस्थानी सूखी सब्जियां रहती है वो है 11 तरह के प्रोडक्ट वो है। और भी हम इस ऐड करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर उस पर प्लानिंग चल रही है और वर्क हो रहा है। ये सारा बनता कहाँ है अभी? वो अभी हमारे गांव में फैक्ट्री लगी हुई है। अच्छा, आपने फैक्ट्री भी लगा ली है? हाँ, क्या बात है। भोपालगढ़ के पास कूड़ी गांव है, उधर हमारा फैक्ट्री है। तो वहाँ लोग काम करते हैं उसमें? हाँ। कितने लोग करते हैं काम अभी आपके पास? अभी मेरे पास 30 के करीब 30 लोग काम भी करते हैं? बिल्कुल। अब वो 4 लाख रुपए याद नहीं आते ना? आते हैं, क्योंकि मेहनत के हैं। हाँ, लेकिन ईश्वर ने उसके बदले में बहुत कुछ दिया। बिल्कुल। तो 30 लोग अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मसालों का क्या रोल है? आपने तो मास्टर शेफ में भी काम किया और आपको वहाँ का खाना अच्छा भी नहीं लगा, मुंबई का अच्छे 5 स्टार होटल में आप गए। तो मसालों का क्या रोल है खाने के अंदर, और आपके मसाले बाकी मसालों से जुदा कैसे हैं? मसालों का देखो मेन रोल रहता है प्रोसेस। चाहे वो प्रोसेस चाहे इंसान का हो, चाहे मसाला का, किसी भी चीज़ का हो, प्रोसेस सबसे बड़ा जो मैटर करता है किसी भी प्रोजेक्ट में या चीज़ में, वो प्रोसेस होता है। और हमारा जो प्रोसेस है, जैसे हमारी दादी नानी कैसे तैयार करती थी ट्रेडिशनल तरीके से, उसी प्रोसेस से हम मसाले तैयार करते हैं। मिर्ची को हम सिर्फ कूटते हैं, उसको पीसते नहीं है। पत्थर की ओखलियाँ लगी हुई है बड़ी बड़ी, और उसमें बड़े बड़े हत्ते जो लकड़ी के लगे हुए हैं। हाथ से ऐसे? हाँ, हाथ से नहीं कूटते, वो मशीनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा। क्योंकि उस पर भी हमने बहुत रिसर्च किया कि हम ट्रेडिशनल तरीके से अगर तैयार करेंगे, टाइम बहुत लगेगा, उसमें लेबर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, और आज की महिलाओं में वो ताकत नहीं है कि वो बैठ के मसाला पीस के दें। लेकिन मतलब ट्रेडिशनल टेक्निक लगाई। हाँ, और आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, दोनों को मिक्स किया। और वैसे ही हमारे हल्दी और धनिया है, उसको हम गट्टी से पीसते हैं, नेचुरल स्टोन रहता है, और उसको बिना किसी दाब के, जो स्टोन आपकी खुद की कैपेसिटी से, एक नेचुरल जो महिला एक अपनी कैपेसिटी से घुमाती है चक्की को, और उसी आरपीएम पे हमने मोटर को सेट किया, उसी लो आरपीएम पे घूमती है। आरपीएम पे सेट करने का क्या मतलब होता है? जैसे एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ अगर किसी चीज़ को घुमा के अगर मसाले वगैरह हम पीसते हैं तो उस पर दाब लगता है, या दाब लगा के पीसते हैं, या बहुत स्पीड से पीसते हैं तो मसाले गर्म हो जाते हैं। गर्म होने से उसमें उसका जो पोषक तत्व है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसका स्वाद है, सुगंध है, वो चीज़ें या तो ख़त्म हो जाती है या फिर उसका कम हो जाती है। तो हम वही ट्रेडिशनल तरीका रखते हैं कि लो आरपीएम पे मसाले पीसते हैं। हमारे 1 घंटे में हल्दी 3 से 4 किलो ही पीसते हैं बस। और अगर कोई फैक्ट्री में पीस रहा होगा तो 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पीस जाता होगा? वो अगर पल्वेजर से अगर मसाले पीसते हैं तो 1 घंटे में 1-1 टन माल भी पीस देते हैं। तो आप सोचिए, 1 टन पीसते हैं? 1 टन भी पीस सकते हैं। और आप सिर्फ 3 से 4 किलो? 3 से 4 किलो। लेकिन वो 1 टन की क्वालिटी में और इस 3-4 किलो की क्वालिटी में क्या फ़र्क होगा? बहुत डिफरेंट है। उस मसालों में वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसकी कोई सुगंध नहीं है, और उसको खाने से कोई हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं है। और मसाला हेल्थ बेनिफिट भी देता है? बिल्कुल। जैसे हल्दी है या धनिया है, मिर्ची है, ये हमारे खाने के साथ साथ अगर रूटीन में हल्दी हम खाते हैं
तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो हमारे शरीर, या दूध के साथ हम भी पीते हैं ना, तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अब वो सिर्फ 1 घंटे में 3 से 4 किलो पीसा जाता है, 3 से तो 4 क्वांटिटी तो बहुत कम निकलती होगी। हमारी ऐसे 5, हमने क्या किया, 5 गट्टियों को एक ही मोटर से अटैच किया, वो एक ही मोटर से सात घूमती है, और ऐसे करके हमने अलग अलग गट्टियाँ लगा रही, 10-15 हमने चक्कियाँ लगा रखी है। और अभी तो पीछे मैं न्यूज़ में भी पढ़ रहा था कि कुछ मसालों को बैन भी किया है इंडिया से बाहर, शायद कहीं बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम है उनके अंदर। होता क्या है कि मसाले जब तैयार करके पीस लेते हैं ना, तो मेरा जैसे है कि हम सीधा कस्टमर को देते हैं। अब बाकी कंपनियां क्या करती है, डीलर बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, फिर दुकान वाले को देते हैं, तो उसको लंबे टाइम तक रन करना होता है। उसको लंबे टाइम रन करने के लिए वो क्या करते हैं कि मसाले ख़राब ना हो, इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस और अदर केमिकल्स ऐड करते हैं, ताकि वो लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। वो अपना खुद का बेनिफिट देखने के लिए कस्टमर को चाहे हेल्थ लॉस कितना ही हो वो नहीं देखते, वो अपना खुद का मार्जिन देखते हैं कि ये लंबे टाइम तक चले, ख़राब ना हो। तो उससे होता क्या है कि अगर हम लंबे टाइम तक ऐसे मसाले, प्रिजर्वेटिव केमिकल मिले हुए मसाले अगर लंबे टाइम तक खाते हैं तो कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं। रियली। तो ये जब चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमें कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए, हमको देखे और 4 लोग आगे आएंगे। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल अपनी रीजनल लैंग्वेज में खोला, तो उसको देखकर अगर हज़ारों महिलाएं आगे आई है, वो काम कर रही है, आज उनका घर परिवार चल रहा तो है। आपको देखकर आए निकली लोग वहाँ से, राजस्थान से लोग निकले? बहुत सी महिलाएं, क्योंकि राजस्थान में या बहुत हरियाणा में जहाँ हम रहते हैं, आज भी बहुत सारी महिलाएं घूंघट में ही रहना पसंद करती हैं, घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। तो जब आपका सोशल मीडिया पे इतना जलवा बिखर गया, आपने मास्टर शेफ चले गए, 15 लाख सब्सक्राइबर हो गए, रील बनने लग गई, और आपके इनॉग्रेशन में हज़ारों लोग पहुंचने लगे, तो उसका प्रभाव पड़ा उन लोगों पे, निकले बाहर? बहुत बहुत। उससे पहले भी बहुत सी महिलाएं हैं जो मुझे देखकर अपना चैनल बनाया, रीजनल लैंग्वेज में बनाया, और वो अभी काम कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं ऐसे लोग आपसे? मिलती है, बहुत महिलाएं मिलती है, और मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे कोई प्रोग्राम हो छोटा मोटा, चाहे स्कूल की बच्चियों से मिलना हो, या फिर जो भी महिलाएं मेरे पास आउटलेट पे मिलने के लिए आती हैं, तो मैं उसको बहुत ऐसे मोटिवेट करती हूँ कि देखो मैं आपके जैसी ही हूँ। मैंने जब शुरू किया तो मेरे पास स्मार्टफोन लेने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है अब तक की लगती है कि यार ये जब किया तो लगा हा मज़ा आ गया? मुझे ज़्यादा खुशी उस टाइम हुई जब मेरे यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। एक ही दिन में? एक ही महीने में। 1 महीने में? बिल्कुल। मतलब वो खुशी अनमोल है। वो खुशी अनमोल है, क्योंकि हम साधारण से आदमी को अगर लोग इतना पसंद कर लेते और इतना सपोर्ट कर देते हैं, तो उससे बढ़कर और कुछ क्या हो सकता है। हिम्मत मिलती है काम करने की। बहुत हिम्मत मिलती है। और उस टाइम के जो कमेंट्स थे, जो लोग लिख लिख के भेजते थे, वो भी आज मेरे पास स्क्रीनशॉट के साथ सेव है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या करें, काम करने का मन नहीं है, या इसमें हताश हो जाते हैं, तो उस टाइम वो चीज़ें मैं वापस रिपीट करके देखती हूँ कि मैं कहाँ थी, कहाँ से शुरू किया, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आज मेरे पास इतना कुछ है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपने अपना पहला आउटलेट खोला, जब मैं आपके आउटलेट में आया, तो मैंने पहली बार देखा हज़ारों लोगों की भीड़ किसी इनॉग्रेशन में पहुंच रही है। वहाँ पर टेंट बड़े बड़े लगे हुए हैं, कोई 4-5 हज़ार लोग होंगे शायद, मुझे 10,000 के करीब। 10,000 लोग उस इनॉग्रेशन में पहुँचे। लोगों का प्यार था, या वो कौशल्या जी को देखना चाह रहे थे कि वाकई में दुकान खोली भी है या बातें कर रहे हैं? नहीं, लोगों का सपोर्ट था। मेरी सोशल मीडिया फैमिली बहुत अच्छी है, और उन लोगों का इतना सपोर्ट रहा है कि उन्होंने ही मुझे बनाया है। तो कौन कौन लोग पहुँचे वहाँ पर आपके इनॉग्रेशन में? बहुत से लोग, इसमें यूट्यूब सेलिब्रिटी थे, बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे। बॉलीवुड से भी लोग आए हुए थे, मैं देख रहा था। बिल्कुल, हाँ। हमारे राजनेता थे हर पार्टी के, ऐसा नहीं कि मैंने। पॉलिटिशियन भी पहुँचे हुए थे? पॉलिटिशियन भी पहुँचे, और बड़े बड़े जो भी हमारे शहर के लोग थे, सबको हमने इनवाइट किया, और बहुत से लोग आए उधर।
तो जब इतनी सारी भीड़ देखी कि मेरे लिए आए हैं सपोर्ट करने के लिए, तो खुशी तो मिलती होगी। बहुत खुशी मिलती थी। और उस दिन सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं पैरों पे खड़ा रही और मुझे थकान भी महसूस नहीं हुई। उन सब का प्यार और सपोर्ट देख कौशल्या जी, पति जी का क्या सपोर्ट है? क्योंकि उनके बिना वो कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। जो चीज़ बैकग्राउंड में होती हैं वो काम ज़्यादा करती हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य है वो नज़र नहीं आती। लेकिन जो डायरेक्टर होता है ना फिल्म का, वो कहीं नज़र नहीं आता। उसका आखिरी में सिर्फ नाम आता है, डायरेक्टेड बाय सो एंड सो, लेकिन पूरी पिक्चर का सूत्रधार वही है। वही है। एडिटिंग से लेकर, म्यूज़िक से लेकर, कास्टिंग से लेकर सब वही करता है। लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि उसको कोई पहचानता नहीं है। पहचाने जाते हैं हीरो हीरोइन बाकी सब। सही है। कौशल्या को कौशल्या चौधरी बनाने वाले मेरे हस्बैंड ही है। इन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। जब मैंने चैनल खोल के 6 महीने तक काम किया, मेरे 100 सब्सक्राइबर ही हुए, तब मैंने कहा अब बंद कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर इन्होंने कहा अब शुरू किया है तो एक लेवल, मतलब जिस सोच के साथ शुरू किया उस तक पहुंचना है। जबकि बहुत लोग ऐसे हताश होते हैं, होके- जबकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जब वाइफ कुछ करने लगती हैं और नहीं हो पाता, तो वो उनको और ऐसा बोलते हैं कि तेरे बस का ही नहीं है, मैं तो कह ही रहा था तुझसे नहीं होगा। मतलब वो और डिमोरलाइज करते हैं। लेकिन वहाँ आपके यहाँ कहानी उल्टी है बिल्कुल। कि जब नहीं हो रहा था और आप छोड़ना चाह रही थी, वो कहते हैं नहीं नहीं करते नहीं हैं। करना है। और कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं कैसे करूँगी, वहाँ जाके मैं क्या बोलूँगी, किसके साथ कैसे बात करना है, तो ये सब कुछ कि नहीं हो जाएगा, तू जा, तू कर लेगी, तू इतना अच्छा करेगी, जो मैं सोचता हूँ उससे भी बेटर होगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और बहुत बड़ा रोल मेरे हस्बैंड का बहुत रोल रहा है। और जो जब महिलाएं मुझे बोलती है कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हम आप जैसी बनना चाहती हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मुझसे सीखने से पहले आप मेरे हस्बैंड से और मेरे सास ससुर से सीखिए कि उन्होंने कैसे सपोर्ट किया एक महिला का, अपनी बहू का, अपनी बेटी का, तब जाके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। कितना मुश्किल होता है कौशल्या जी घर गृहस्थी निभाते हुए गांव में रहकर बिजनेस बिल्ड करना, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करना बहुत चैलेंजिंग काम है। हम लोग तो कॉर्पोरेट में रहते हैं और बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना है, तो अच्छे खासे लोगों के तोते उड़ जाते हैं धंधा बिल्ड करने में। स्टार्टअप तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खुद ही अप हो जाते हैं। तो आप एज अ महिला गांव से आती हैं राजस्थान में, जहाँ कोई ऐसा बिज़नेस का ट्रेडिशन नहीं है। मतलब गुजरात में जाएं तो लगता है हाँ कि भाई राजस्थान में भी करते होंगे लोग बिज़नेस, लेकिन वैसा कोई खेती बाड़ी, हम हरियाणा है, राजस्थान है, तो पुराना जो कल्चर है वो खेती बाड़ी का ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। क्या मुश्किल रहती होंगी? सास की सेवा भी करनी है, ससुर साहब को भी देखना है, 2 बेटियां हैं उनका भी ध्यान रखना है, पैसे की व्यवस्था भी करनी है, 4 लाख रुपए के लेके कोई भाग रहा है उसका दिमाग में भी कुछ चल रहा है। बहुत सी देखो गांव से जब कई चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव सब जगह होती है। होता क्या है कि हम जब कुछ काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा या फिर वो क्या बोलेंगे। मेरी फैमिली वालों ने हमेशा बोला कि जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो, उनका काम है, आप अपना काम करो। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग है। अब अगर हम घर में भी पड़े रहेंगे ना तो भी बोलेंगे निकम्मा है, तो बाहर निकलेंगे तो बहुत टांग खींचने वाले मिलेंगे। घर में पड़े रहेंगे तो कहेंगे निकम्मा है, बाहर निकल रहे हैं तो बोल रहे हैं बाहर क्यों जा रहा है। बाहर क्यों जा रहा है। तो ये तो बोलने वाले तो मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, लेकिन आप अपना काम करो। मेरे सास ससुर का बहुत सपोर्ट रहा है। जब से मैंने अपना सीधी मारवाड़ी चैनल खोला उसके बाद उनको लगा कि हाँ वाकई में ये काम कर रहे हैं, अब इनका सपोर्ट करना ही चाहिए। तब से ये बच्चे भी संभालने लगे। परिवार का रोल है मतलब बहुत बड़ा। बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अगर वो बच्चों से हमें फ्री नहीं करते तो हम कुछ अलग सोच नहीं पाते। क्योंकि हम घर से जब बाहर नहीं निकलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ या आइडिया आना या आगे क्या करना है उनकी फ्यूचर की हम प्लानिंग नहीं कर सकते। तो हमने जब से अलग से ऑफिस हमारा सेट किया है, जब से हम बाहर निकले, लोगों से मिले, बहुत सी चीज़ें। मुंबई का फ़र्क तो पड़ा होगा। मुंबई जब गए 2 महीने रहे, एक्सप्लोजर मिलता है और लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है यार। मतलब फ़र्क तो पड़ता है बाहर बहुत निकल। फ़र्क पड़ता है। हम जब गांव छोड़कर सिटी में आते हैं तो भी बहुत कुछ देखते हैं। अब जब मैं मुंबई रही तो वो मुझे लग रहा है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, मुंबई हमसे 10 साल आगे जा रहा है। तो बच्चे जो छोटे, अब अभी कितने बड़े बच्चे हैं आपके? मेरी एक मतलब 2 बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी वाली 10 साल की है, छोटी गुड़िया 5 साल की है और 3 साल का बेटा है। तो अब उनकी सेलिब्रिटी मम्मी हैं। स्कूल वाले बोलते होंगे आपकी मम्मी सेलिब्रिटी हैं, उनको यूट्यूब पे देखते हैं, उनकी वो रील सब आती बोलते हैं। हैं कि आपकी मम्मी शेफ है,
हर रोज अच्छा अच्छा खाना मिलता अच्छा वो होगा। अच्छा टिफिन भी चेक करते होंगे आज मम्मी ने क्या बना के भेजा है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि मम्मी को खुद को टाइम नहीं मिलता खाना खाने का, बनाने का दूर की बात है। मैं इस पॉडकास्ट के आखिरी फेस में आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ा सपना क्या बचा है? बहुत कुछ कमा लिया, पैसे भी कमा लिए, अब लाइफस्टाइल अच्छा हो गया होगा पहले से, तो मैं जानता हूँ 5-5 स्टोर आपके खुल गए हैं, 30-30 लोग काम कर रहे हैं, 20 स्टोर आप खोलने वाली हैं, 100 का सपना है, इंडिया से बाहर भी जाना चाह रही हैं। तो क्या है कि अब ये करना है यार? मेरा महिलाओं को और बच्चियों को लेकर मेरा सपना है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। जैसे कि उन बच्चियों को मैं मोटिवेट करूं या उनके लिए कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि वो हमेशा, मतलब मेरा ऐसा है कि कुछ न कुछ इस समाज को और इस जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनको ऐसा कुछ देख के जाऊं जो मेरे जाने के बाद भी याद करें, और एक गांव से निकलकर हर एक महिला कौशल्या बने, उस पे काम करूंगी। महिलाओं को सिर्फ पढ़ना और लिखना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप बिना पढ़ाई किए, बिना कोई लैंग्वेज जाने, बिना कुछ अपने आप को परिवर्तन किए, अपने कल्चर को छोड़े बिना भी आप बहुत कुछ कर सकती है। उसकी स्किल पे वो काम करे, वो गांव से निकले, वो नौकरी के लिए नहीं बने, वो नौकरी देने वाली बने। ऐसा कुछ महिलाओं के लिए मैं करूँगी। और मैं जब भी किसी महिला से या बच्चियों से मिलती हूँ तो उनको मैं बोलती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं अपने कल्चर को ना छोड़ें, क्या बात अपने पहनावे को ना छोड़ें, क्योंकि ये हमारा जो कल्चर है, हमारा पहनावा है, हमारी भाषा है, वो लोगों को बताने से पहले वो जान जाते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये भारतीय हैं? ये मतलब भारतीय है, प्लस भारत में भी राजस्थान से है। अब मुझे मेरा गेटअप देख के कोई मुझे नहीं पूछता कि आप कहाँ से हैं। मतलब भारतीय हैं, राजस्थान से हैं। राजस्थान से है। मैं मास्टर शेफ में जब भी रही हूँ, मुझे कोई भी मिलते हैं तो वो खम्मा गणी ऐसे करके बोलते थे कि वो उनको पता है कि मैं राजस्थान से हूँ। तो अपनी कल्चर को ना छोड़ते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को छोड़े बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जब मेरे दिमाग में था कि मैं अगर मारवाड़ी भाषा बोल गई या राजस्थानी भाषा बोल गई, लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं सोचते हैं। आप जो सोचते हो वही बेटर है, वही फाइनल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौशल्या जी, वीडियो शूट करते थे यूट्यूब के लिए तो क्या क्या चैलेंज आता था? क्योंकि बहुत सारे अभी नए यूट्यूबर भी आ रहे हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, आपको देखकर आएंगे गांव से, तो क्या क्या चैलेंज आपको उस ज़माने में आता था? लाइट है गांव में, नहीं है लाइट, आ रही है जा रही है, कोई मिलने आ रहा है, वीडियो शूट कर रहे हैं, अचानक कोई मिलने आ गया, घर गृहस्थी भी देखनी है, पानी भी पिलाना है, चाय भी पिलानी है। बिल्कुल, बहुत सी दिक्कतें आती थी क्योंकि गांव में जब हमारे पास अलग से कोई सेटअप नहीं था। घर के काम से फ्री होके फिर हमें वीडियो बनाने थे। तो जब जैसे ही घर का काम पूरा, खाना पीना रसोई का काम ख़त्म हो जाता था तो फिर हम घर वालों को बोलते थे कि आप बाहर जाओ। अच्छा, घर से बाहर चले जाओ। तो उस टाइम बहुत ऐसा उनको भी लगता था और हमें भी बहुत बुरा लगता था कि हम काम कर रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ। लेकिन फिर भी वो थोड़ा कहना मानते थे, बाहर चले जाते। तो उस टाइम हमारे पास अलग से ऐसे कोई सेटअप या फिर वॉइस अलग से रिकॉर्डिंग करते थे। हम जैसे वीडियो बनाने उसके साथ साथ ही वीडियो मतलब वॉइस भी रिकॉर्ड होती थी। तो साथ साथ में और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट करना शुरू किया, आधा वीडियो हमारा बन गया है, उसके बीच में अगर कोई गेस्ट आ गए तो हमारी वो पूरी रेसिपी ऐसे ही जाती थी। उसके लिए या तो हम गेस्ट को बोले भाई आप आओ मत यहाँ, क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, और वो हमारे संस्कार नहीं है कि हम उनको बोले कि आप बाहर ही रहो। तो ऐसे बहुत बार ऐसे होता था कि हफ्ते में अगर हमारे 7 वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो उसमें से 3 तो गेस्ट को समर्पित हो जाते हैं कि खाना बनाते बनाते कोई आ गया तो उस टाइम बंद करना पड़ता था कि बीच में रोक देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लाइट भी चली गई, अब वीडियो शूट करें कैसे? क्योंकि जैसे ही तड़का लग रहा है ये लाइट गई। तो बहुत बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन फिर भी कोई नहीं, लाइट चली गई तो हम दूसरा तड़का बनाएंगे, दोबारा बनाते हैं। तो चलता रहा 6 महीने तक। मैंने 60 से 70 वीडियो डाले, लेकिन फिर भी उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिली, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई व्यूज़ नहीं, सब्सक्राइबर नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टाइम मेरे फ़ोन के माध्यम से हमारे 60-70 फैमिली मेम्बर जुड़े हुए थे।
उन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। वही वाली बात होगी कि एक नेता गया चुनाव लड़ने, तो जब वोट की काउंटिंग हुई तो उसको टोटल 4 वोट मिले, तो वो पत्रकार से लड़ रहा था, कह रहा 9 वोट तो मेरे घर के हैं, मेरे को अपने वालों ने भी नहीं दिया। वही मेरे साथ हुआ था। लेकिन जब बाहर से सपोर्ट मिलता है तो फिर घर वाले भी सपोर्ट में आ जाते हैं। और इसीलिए वो 1 लाख याद है आज तक। बिल्कुल 1 लाख सब्सक्राइबर 1 महीने में हो गए। 1 महीने में हो गए, क्योंकि जब परिवार का अगर सपोर्ट हमें मिलता, रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलता, तो स्टार्टिंग में मुझे 6 महीने नहीं लगते 100 सब्सक्राइबर में। बहुत सारे लोग तो चेक भी करना चाहते हैं ना कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो सफलता के तो बहुत सारे मित्र होते हैं ना। और इतने मतलब टॉन्ट मारते जब तक हमें कुछ यूट्यूब से अर्निंग भी नहीं हुई 1-1.5 साल तक। 1-1.5 साल के बाद 7,000 रुपये आए थे। तब तक इतने रिलेटिव वालों ने पता नहीं क्या क्या और क्या क्या हमें सजेशन दिया कि आप इस तरह के वीडियो डाल दो। अच्छा, वो बता रहे थे क्या क्या करना क्या चाहिए। क्या करना चाहिए। उन्होंने जिंदगी में कभी यूट्यूब पे कुछ किया नहीं होगा, लेकिन वो नाम भी सारे मतलब हमारे सलाहकार थे। माध्यम से सुना है। वो हमें सजेस्ट कर रहे थे। अब कई लोग ऐसे हैं कि उनमें से यूट्यूब पे आ रहे हैं। अब मैं सोचती हूँ जाके उनको बोलूँ कि लेकिन फिर भी वो उनका काम, उस टाइम उनका काम था, वो अपना देख रहे थे, हम अपना देख रहे हैं। वो आज भी वही देख रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ गए। कौशल्या जी, प्रिजर्वेटिव की जो आप बात कर रही थी मसालों में, कि बहुत सारी कंपनियां प्रिजर्वेटिव डालती हैं, नाइट्रोजन आपने नाम लिया, जिसकी वजह से कैंसर भी होता है, आप नहीं डालते। तो जब आप डालते ही नहीं हैं तो आपके जो मसाले हैं वो प्योर कैसे बने रह सकते हैं कुछ समय तक के लिए? हमारे मसाले ऐसे हैं कि हम एक तो जैसे ही तैयार करते हैं वो सीधा कस्टमर को देते हैं, और जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। मतलब ऑर्डर आने के बाद पीसना चालू करते हैं? नहीं, 15-20 दिन का स्टॉक रखते हैं। हमें पता चल गया, अब 7-8 महीने हो गए काम करते हुए, तो हमें पता है कि अगले महीने हमारा स्टॉक कितना निकलेगा या हमारे पास और डिमांड कितनी आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग 15-20 दिन का हम स्टॉक रखते हैं। और बाकी कंपनियां करती क्या है कि वो मार्केट में हर दुकान पे उनके प्रोडक्ट पड़े हैं, तो उनको लंबा खींचना है। और हमारा ऐसा है कि हम या तो ऐप के थ्रू या हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल अभी आपका कोई भी मसाला दुकानों पे नहीं बिक रहा? नहीं, हमारा खुद का आउटलेट होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। तो हम डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं। अब कस्टमर घर पे लेके जाता है, वो 1-2 महीने में या 4-5 महीने भी यूज़ कर ही लेता है। जब वो खरीदता है, उसको रिक्वायरमेंट होती है तब खरीदता है, और जाते ही वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। रिपीटेड ऑर्डर कितने आते हैं? 100% रेशियो है। सीरियसली? मतलब जो एक बार आपका मसाला यूज कर लेता है तो बार बार मंगाता वो है? दूसरी अदर किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल क्या कर ही नहीं सकता। मतलब ये मैं बोल दूं, क्या कहते हैं माइक में? बोल दो आप। तो कौशल्या जी ये कह रही हैं कि एक बार अगर हमारा मसाला इस्तेमाल कर लिया तो ये चैलेंज है, फिर किसी और ब्रांड की तरफ आप जा नहीं सकते। नहीं जा सकते, क्योंकि हम उसकी गारंटी लेते हैं 100%। मैं इसलिए कौशल्या जी का क्या कहते हैं लिंक भी नीचे डाल रहा हूँ आज अपने चैनल पे कि आप ज़रूर जाइए, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद आए तो फिर आप बार बार सामान ले सकते हैं। हम किसी भी कस्टमर को, अगर हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप फर्स्ट बार आए कि हाँ, वो सीधा 15 लीटर का अगर कैन लेता है तो हम उनको मना करते हैं, भाई नहीं मत लो। अच्छा। आप आधा लीटर की बोतल ले जाओ, 200 ग्राम के मसाले ले जाओ, टेस्ट करो, एक इसकी सब्जी बनाओ, एक दूसरे जो भी आप प्रोडक्ट डेली जो खाते हैं उस मसाले की बनाओ। आपको डिफरेंट लगे तो वापस आना, नहीं लगे तो आप 10 लोगों को बताना कि इनसे मत खरीदो। इतना चैलेंज उसको दे के भेजते हैं। किसी होटल वाले ने आज से टाइप किया आज तक कभी, कि होटल से कोई क्वेरी आई हो किसी बड़े होटल से कि आप हमें मसाला सप्लाई करें? आई है, और 4-5 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पर हमारे मसाले जाते भी हैं। अच्छा, मतलब ऑलरेडी आप इस प्रोसेस में हैं, भेज रहे हैं? भेज रहे हैं। तो उम्मीद है कि कोई बड़ा होटल, ताज, इस तरह के कोई होटल से कॉल आएगा एक दिन कौशल्या जी को कि हम ताज से बोल रहे हैं, जैसे उसके लिए फ़ोन आया था मास्टर शेफ से कि हम ताज से बोल रहे हैं और हमें आपके मसाले चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास अगर क्वालिटी होगी तो कस्टमर खुद ढूंढते ढूंढते हमारे पास आएगा। अगर क्वालिटी नहीं है तो हमें कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, अगर क्वालिटी है तो कस्टमर हमें ढूंढेगा। तो कितनी बढ़िया बिजनेस की सेंस है, और छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात है। क्वालिटी है तो कस्टमर हमें ढूंढेगा, और क्वालिटी नहीं है तो हमें कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल, हम ये वायरल हो जाएगी लाइन। और हम इसी बेस पे काम करते हैं कि हमें क्वालिटी मेंटेन करना है, क्योंकि हमने जो अभी तक नाम कमाया है, बस ये नाम ही कमाया, दूसरा कुछ नहीं कमाया। आज तक मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी कोई चीज़ का प्रमोशन नहीं किया है जो चीज़ें मेरे घर में
जो मेरे घर में अलाउ नहीं है, जो मैं मेरे बच्चों पे अप्लाई नहीं करती, जो मेरे घर के अंदर मैं एंट्री किसी चीज़ करने देती, वो मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं देती, क्योंकि वो भी हमारा एक परिवार है। उन लोगों तक मैं वही चीज़ पहुंचाती है जो उनके बेनिफिट्स के लिए। लास्ट में 2 सवाल, पर्सनल क्या क्या शौक हैं कौशल्या चौधरी जी के? ये बिजनेस को छोड़ दो अब 2 मिनट के लिए, 2 मिनट सब घर गृहस्थी भी छोड़ दो, एक पर्सनल शौक होता है, हॉबी होता है। अच्छा, दुनिया में कहाँ कहाँ घूम के आए? दुनिया में अभी मतलब मैं पहले गई थी, और अभी जब जाएंगे तो अपने बिजनेस पर्पज से ही जाएंगे। कहाँ जाने का इरादा है? अभी तो दुबई जाने का है, उधर अच्छा। हमारा आउटलेट खोलना है। दुबई आउटलेट खोल रहे हैं? बिल्कुल। और ज़्यादा अभी हमें इतना टाइम नहीं मिला, कि जब हमारे पास टाइम था उस टाइम पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं तो हमारे पास टाइम कम है। तो कभी कभी ऐसा विचार भी आता है, जैसे आजकल लोग अपना इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं पैसा रेज करने के लिए, ताकि बिज़नेस को और बड़ा किया जा सके, क्योंकि फंड्स तो लिमिटेड होते हैं सबके पास, तो हम सब तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा कोई अनलिमिटेड पैसा नहीं होता। तो कोई अगर आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो कि हम कौशल्या जी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि कौशल्या जी इस स्केल को और बड़ा कर लें, अभी जहाँ 30 लोग हैं वहाँ 300 लोग काम करने लग जाएँ, 3000 लोग काम करने लग जाएँ, और ये इस तरह के ट्रेडिशनल मसाले, नेचुरल मसाले, जिसमें कोई कुछ ऐड नहीं है, कुछ नुकसान नहीं कर रहे, वो पूरे हिंदुस्तान में सबको मिलने लग जाए। अगर ऐसा कोई विचार कोई करना चाहे तो आप से बात करा दें उनकी। उस अभी हमारी प्रोजेक्ट फाइल बन रही है। अच्छा। आपको पता नहीं पहले से कैसे पता चल जाता है कि वही चीज़ें बोल रहे हैं जो हम फ्यूचर की प्लानिंग लेके चल रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है कि हम मसालों पे है ही है, लेकिन अदर प्रोडक्ट लेके आएंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो ऐसे ढंग के लोगों के साथ जुड़ेंगे और बिज़नेस को एक अच्छी ग्रोथ देंगे और बहुत से लोगों को रोज़गार देंगे। क्या बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कौशल्या चौधरी जी, आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपसे जब मैं पहली बार मिला तो मैं बड़ा इंस्पायर्ड था उस दिन, जब आपके आउटलेट की ओपनिंग के लिए आए। रात को हम लोग साथ में बैठ के जब खाना खा रहे थे उस होटल के अंदर, तो इट वाज़ अ ग्रेट मोमेंट। और तब से ही था कि आपसे कभी मौका मिलेगा बात करने का। हम लोग पॉडकास्ट नॉर्मली बहुत कम करते हैं, थोड़ा समय नहीं मिल पाता, लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी बातें यूथ के लिए, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत कारगर साबित होंगी, और आपको देखकर बहुत सारी महिलाएं, यूथ, बच्चे जो भी हैं वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसी तरह से राजस्थान की मिट्टी का नाम रोशन करते रहें, भारत देश का नाम रोशन करते रहें। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार, और आपकी जर्नी बहुत बड़ी हो, दुबई क्या पूरी दुनिया में आपका आउटलेट खुले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते मैं आप सबके लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पास है वही खास है, बाकी सब बकवास है। तो आपके पास जितना नॉलेज है, जितनी आपके पास फैसिलिटी है, आप उनसे शुरू कीजिए। यकीन मानिए आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि मैं एक गांव की एक छोटी सी रसोई से निकलकर आज इस मुकाम तक पहुंच सकती हूँ, तो आप भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो कौशल्या जी ने आखिरी में पंचलाइन मार के इस पॉडकास्ट की समाप्ति कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी और पॉडकास्ट में फिर किसी और शानदार शख्सियत से आप सबकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, शुद्ध मसाले खाइए और अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।